नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, हम लोग इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से बात करेंगे आधुनिक भारत भाग 9 में, तथा इस पूरे ऑडियो आर्टिकल में दोस्तों हम लोग वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस से जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसका पिछला जो वीडियो है आधुनिक भारत भाग 8, जिसमें हम लोगों ने 1757 से लेकर के 1857 तक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो विद्रोह रहे उन पे कुछ पर नज़र हम लोगों ने डाला है, तो वो वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा। और ऐसे मित्र जो कि चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और कोई भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन आप जरूर प्रेस करेंगे। और दोस्तों, इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आश्वस्त कराना चाहूँगा कि एक ऑडियो आर्टिकल है जिसके माध्यम से वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस से जुड़े हुए तथ्यों को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। तो पूरा जो ये ऑडियो आर्टिकल है बहुत ध्यान से आपको सुनना है, जिससे कि आप भी ये समझ पाएँ कि वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस का रोल क्या रहा अपने अपने शासनकाल में। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश सत्ता की, तो ब्रिटिश सत्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख जो चाल है वो भारत में चली, जिससे कि आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों को एक दूरगामी उसका लाभ हुआ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग, जिसको कि हम लोग समझते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन जो दोहरी व्यवस्था थी उसको लेकर के फिर उसने उसका जो परिणाम रहा दोहरी व्यवस्था को उसको रोकने का कार्य किया। और फिर उसके बाद, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया है और ये जानते भी हैं कि क्लाइव की जो नीतियां थी उन पे आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सत्ता को लाभ पहुँचे, उसके लिए कार्य किया। तो दोस्तों, 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी, अब आपको पता है। और अब आगे का जो विजय है वो पहले से इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतीय राजाओं के आपसी जो मामले थे उनमें दखल देने की उनकी आदत और इलाके का धन को उगाही करने का जो लालच था उसने अनेक युद्धों को भी एक जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो 1766 में उन्होंने मैसूर में हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निज़ाम का साथ दिया, पर हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर 1775 में अंग्रेज़ों का मराठों से टकराव हुआ। तब मराठों में शासन के लिए एक कड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय, आपको पता है, कि समर्थन में नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक ओर थे और रघुनाथ राव समर्थक दूसरी ओर थे। बम्बई के ब्रिटिश अधिकारियों ने रघुनाथ राव की ओर से हस्तक्षेप का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि उनके देशवासियों ने बंगाल और मद्रास में जो कुछ कर दिखाया था वैसा ही कुछ काम वे कर सकेंगे, और नतीजन ये हुआ कि उनको धन लाभ होगा। इस कारण वे मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझ गए थे, जो कि 1775 से लेकर के 1782 तक चली। और दोस्तों, भाग 8 में मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटिश सत्ता पर अगर कोई ऐसा जो कि नियंत्रण कोई शक्ति लगा सकती थी भारत में तत्कालीन समय में, तो वो मराठा ही थे। लेकिन मराठा ब्रिटिशर्स को रोक नहीं पाए। उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण था वो आपस में ही लड़ रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर वो उनको रोक नहीं पाए। और दोस्तों, फिर आगे हम लोग अगर बात करें तो ये भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी, यानी 1775 से 1782 जब मराठा उत्कर्ष था, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सभी मराठा सरदार, पेशवा और उनके जो प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए थे, ये बात वहाँ पर पता चली। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के शासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत दिनों से चिढ़े हुए थे, और इस घड़ी का फ़ायदा उठाकर हैदर अली और निज़ाम ने कंपनी के खिलाफ, निज़ाम ने क्या किया, कंपनी के खिलाफ एक प्रतिद्वंदिता जो दिखाई, कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह अब अंग्रेज़ों और मराठों मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो 1776 में अमेरिका की जनता ने विद्रोह भी कर दिया। इस लड़ाई ने अंग्रेज़ों में लगातार जो हार हो रही थी तो उसका भी एक कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंदियों की इस कठिनाई का फ़ायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि इस समय फंसे हुए थे बिल्कुल अंग्रेज़, और इसका फ़ायदा फ्रांसीसी भी उठाना चाहते थे, और उनका भी मुकाबला अंग्रेज़ों को करना पड़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जो भी विरोधी है अगर वो कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना ही उठाना दूसरा विरोधी जानता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रांसीसियों का भी मुकाबला करना पड़ा। पर भारत में इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला और अनुभवी गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग कर रहा था। इस समय की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 1772 की बात की। तो उसने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए। युद्ध में जीत किसी पक्ष की नहीं हुई, युद्ध थम सा गया। 1782 सालबाई की संधि, दोस्तों नोट इम्पॉर्टेंट है, 1782 सालबाई की संधि के साथ शांति स्थापित हुई
इस संधि के अनुसार स्थिति को यथावत बनाए रखना था और इसके लिए अंग्रेज भारतीय शासकों से मिलीजुली शक्ति का सामना करने से भी बच गए, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर इसका ये बेनिफिट रहा। दोस्तों ये युद्ध जिसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, किसी की भी जीत नहीं हुई, मगर इससे जो क्या हुआ कि अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए, क्योंकि इस संधि के माध्यम से आपसी जो टकराव हुआ उस पर ब्रेक लग गया था, जो तब तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे, क्योंकि उस समय अगर ऐसा कुछ होता तो मराठे अगर एक साथ होते तो वास्तव में वहाँ पर अंग्रेजों को भागना ही पड़ता। तो सालबाई की संधि यहाँ पर अंग्रेजों के लिए हितकारी हुई। इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल में प्रेसिडेंसी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, जबकि मराठे आपसी झगड़ों में अपनी शक्ति बर्बाद करते रहे। इसके अलावा सालबाई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अंग्रेज फिर एक बार भारतीय शासकों में फूट डालने में सफल रहे और दोस्तों इसी का ये रिजल्ट निकला कि जो मराठा थे वो आपसी झगड़ों का जो फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने, और इसका रिजल्ट ये आया कि फिर यहाँ पर मैसूर के विरुद्ध एक संयुक्त जो परिणाम रहा उसमें सफल रहे। इस बीच 1780 में हैदर अली से एक बार फिर युद्ध आरंभ हो गया। अपने पुराने कारनामे दोहराते हुए हैदर अली ने कर्नाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार बार हराया दोस्तों, और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। जल्द ही लगभग पूरा कर्नाटक उसके कब्जे में आ गया। अंग्रेजों की शक्ति और कूटनीति ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया। वारेन हेस्टिंग ने निज़ाम को गुंटूर का जिला देकर तोड़ लिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग ने तुरंत दिमाग लगाया और निज़ाम को कह दिया कि भाई हम आपको गुंटूर जिला दे रहे हैं, जिसके बदले में वो उनसे अलग हो गए और उसे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग कर दिया। 1781 से 82 में उसने मराठों से शांति समझौता कर लिया और इस तरह उसकी सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध से मुक्त हो गया। जुलाई 1781 में आयरकूट, अब ध्यान देना है दोस्तों, जुलाई 1781 की हम लोग बात कर रहे हैं। आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्ट नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। दिसंबर 1782 में, कब दोस्तों, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। चूंकि दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे को हराने की स्थिति में ना था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 में शांति संधि कर ली, यानी फिर से एक बार 1784 में शांति संधि हुई और इस बीच अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान की संधि हुई। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें शांति संधि हुई तो एक दूसरे को जो जीते हुए इलाके हैं वो लौटा दिए गए। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अभी इतने कमज़ोर हैं कि मराठों या मैसूर को नहीं हरा सकते हैं। दोनों संधियों के माध्यम से ये बात यहाँ पर क्लियर होती है दोस्तों, इस बात पर आप जरूर गौर करिएगा। पर भारत में अपने बलबूते पर खड़े होने की योग्यता अंग्रेजों में नहीं थी। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा उन्होंने ये करके यहाँ पर जो युद्ध की स्थिति थी इसमें संधि को करके उन्होंने अपने आप को रोकने का प्रयास किया, जो इस बात को दर्शाता है कि वो अपने बलबूते तो नहीं खड़े हो सकते थे। फिर मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव उनके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। 1784 की संधि ने टीपू और अंग्रेजों के झगड़े की जड़ को समाप्त नहीं किया, बल्कि युद्ध को केवल टाल भर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के जाने दुश्मन थे, वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे, जो दक्षिण भारत की जीत में उनके लिए प्रमुख बाधक बना हुआ था। टीपू भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था और अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर अड़ा हुआ था, क्योंकि वो जानता था दोस्तों कि अगर अंग्रेज यहाँ से हट जाएंगे तो एक स्वतंत्र जो अस्तित्व है मैसूर का वो हमेशा के लिए बना रहेगा। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा वो नफरत करता था टीपू सुल्तान अंग्रेजों से। अब दोनों के बीच 1789 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों के बीच 1789 में फिर से युद्ध भड़क गया और अंततः 1792 में टीपू की हार हुई। और दोस्तों 1792 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर होती है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को दे दिया और साथ ही साथ 330 लाख रुपए हर्जाना भी दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसके आगे जो प्रसार था वो लॉर्ड वेलेस्ली के काल को हम लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे बड़ा प्रसार किया। हुआ क्या दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन का जो दूसरा प्रसार है वो हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली से समझते हैं, जो कि 1798 से लेकर के 1805 के मध्य का शासनकाल उसका हुआ। दोस्तों वह 1798 में ऐसे समय में भारत आया जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। इस समय तक अंग्रेजों की नीति यह थी कि अपने जो लाभ और साधन हैं उनकी स्थिति को मजबूत बनाया जाए और नए इलाके
तभी जीते जाएं जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षापूर्ण ऐसा करना संभव हो। यानी कि तब तक ऐसा कदम न उठाया जाए जब तक कि एक मजबूत स्थिति अंग्रेजों के पास ना हो, और वेलेज़ली ने बिल्कुल वैसा ही किया। दोस्तों, वेलेज़ली ने फैसला किया कि अब समय आ चुका है जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। 1797 तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग 1799 में यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, जिसके बाद से लेकर के जो मैसूर की जो सत्ता है वो सीधे ब्रिटिशर्स के पास चलती है। दोस्तों, भारत में जो परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसके अनुकूल ही प्रसार करने का जो लाभ करने का जो तरीका था वो वेलेज़ली ने सोचा। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेलेज़ली ने 3 उपायों का सहारा लिया। पहला, सहायक संधि प्रथा, फिर दूसरा, खुला युद्ध, और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओपन चैलेंज कर दिया जाए, एक तो पहली प्रमुख बात थी यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर सहायक संधि के माध्यम से, एक सहायक संधि उसने फॉलो किया, सहायक संधि के माध्यम से जुड़ाया जाए राज्यों को, और या फिर इन इलाकों को जो पहले से अधीन है उनको शामिल कर लिया जाए। किसी भारतीय शासक से पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद देने की नीति तो बहुत पुरानी हो गई थी दोस्तों। फिर भी वेलेज़ली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी और इसका उपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी उद्देश्य थे तो एक तरह से पूर्ति कर रहे थे इस समय, जो कि ब्रिटिश सेना के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कह दिया जाए सबसे ज़रूरी था। और उधर दोस्तों हुआ क्या कि 1799 में टीपू पर हमला किया गया। एक संक्षिप्त मगर भयानक युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता थी वो पहुंचने से पहले उसे हरा दिया गया। टीपू ने अभी भी गिड़गिड़ाकर सांधी के लिए भीख मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको ये गर्वपूर्ण उसने घोषणा की थी, काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होने से बेहतर है कि वो योद्धा की तरह मर जाए। तो इस तरह से दोस्तों राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 में एक बहादुर सेनानायक, एक बहादुर योद्धा की तरह वो मर गया। और दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टीपू सुल्तान की जो सेना थी अंत तक उसकी वफादार रही, यानी कभी भी उसने अपने शासक को अपने धोखा नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पर यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मृत्यु तक उसकी सेना जो है वो वफादार रही। दोस्तों यहाँ पर वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस से जुड़े हुए तथ्यों में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये पाएंगे कि वारेन हेस्टिंग ने तो शुरुआत में ये प्रयास किया कि जितनी भी तरीके से हो सके जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका जो अलगाव है वो एक प्रकार से संगठित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश शासन में समाहित किया जाए, जबकि कॉर्नवालिस ने उसी को आगे एक भू राजस्व स्थिति में बदला। तो दोस्तों इसके बाद जो भाग 10 में हम लोग बात करेंगे फिर कॉर्नवालिस की कुछ स्थितियों के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों फिर हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जिसमें कि वेलेज़ली की सहायक संधि भी आएगी और साथ ही साथ दोस्तों डलहौजी की हड़प नीति भी आएगी। तो सहायक संधि और हड़प नीति, इनसे क्वेश्चन साधारण से बनते हैं बिल्कुल, कि प्रारंभ किसने किया, कब प्रारंभ हुई और कौन कौन से राज्य शामिल हुए। तो दोस्तों लगातार आप जुड़े रहेंगे हमारे चैनल पर, जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। तो वीडियो यहीं तक हम लोग आज देखते हैं, फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।